नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल शिक्षकों के टेट के मामले में क्यूरेटिव पिटीशन की खूब चर्चा हो रही है। अभी तक केवल जम्मू एंड कश्मीर शिक्षक संघ के लीगल टीम द्वारा ही क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कई और क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले जा सकते हैं। पिछले अंक में हम लोग चर्चा किए थे कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, इसे कैसे दाखिल किया जाता है, इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है और 3 वरिष्ठ न्यायाधीश किस कसौटी के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। आज के इस अंक में हम देखेंगे कि यदि देश के शिक्षक संघ द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन डाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का टेट का निर्णय कहां स्टैंड करता है, अर्थात शिक्षकों का केस क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कितना फिट है, इसमें राहत मिलने की कितनी संभावना है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने रिव्यू में जिस तरह का रुख अपनाया और उस पर निर्णय दिया, उससे इतना तो साफ हो गया कि उनका नजरिया इस निर्णय में बदलने वाला नहीं है। यदि क्यूरेटिव पिटीशन उसी बेंच में सुने जाने की व्यवस्था होती तो इस निर्णय में कोई सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जबकि हम लोगों ने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के आरईटी केस में जस्टिस माहेश्वरी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट पास करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। हालांकि बाकी देश के शिक्षकों के लिए वो निर्णय फिट था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के लिए वो निर्णय भी उचित नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अक्टूबर 2019 के बाद आरटीई एक्ट लागू किया गया। इसलिए अक्टूबर 2019 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए जम्मू एंड कश्मीर में टेट की कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। चूंकि इस क्यूरेटिव पिटीशन में इस निर्णय की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा की जानी है, इससे यही उम्मीद जताया जा सकता है कि यदि इसकी समीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से की जाती है तो इस निर्णय में हुई गलतियों का उजागर होने की पूरी संभावना है, जिससे शिक्षकों के लिए राहत की एक नई किरण दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर का निर्णय और उसका रिव्यू निर्णय में संतुलन का बड़ा अभाव दिखता है। यह निर्णय पूरी तरह से एक पक्षीय लगता है। बच्चों के उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार से शिक्षकों के आजीविका जैसे मौलिक अधिकारों का बलि दिया गया है, उससे यह निर्णय पूरी तरह से वन साइडेड लगता है। निर्णय में दोनों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए यह निर्णय पूरी तरह से असंतुलित है। दोनों के मौलिक अधिकारों में संतुलन बनाना आवश्यक था। कोई ऐसा उपाय या ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए था जिससे कि ना तो बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो और ना ही शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का। एक पक्ष के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु दूसरे के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह इस निर्णय की सबसे बड़ी कमी थी। यदि इसी निर्णय में शिक्षकों को टेट पास करने के बजाय स्पेशल ट्रेनिंग की बात की जाती तो शायद यह निर्णय अति उत्तम होता और दोनों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो पाता। किसी भी निर्णय के लिए कानून की कसौटी पर खरा होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उस निर्णय का व्यवहारिक होना। देश के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी को संकट में डालना बिना किसी वजह के कहीं से व्यवहारिक नहीं लगता है, इसलिए यह निर्णय पूरी तरह से अव्यवहारिक निर्णय है। इस निर्णय में आरटीई एक्ट की गलत व्याख्या की गई है। इस निर्णय में जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो की जिस तरह से व्याख्या की गई है वो पूरी तरह से गलत है। प्रोवाइजो में लिखे गए एवरी टीचर का अर्थ स्वतंत्र रूप से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यह सेक्शन या सब सेक्शन
सेक्शन नहीं है। प्रोवाइजो में लिखे गए शब्दों का अर्थ उस सेक्शन या सब सेक्शन के संदर्भ में निकाला जाना चाहिए जिस सेक्शन या सब सेक्शन के साथ यह प्रोवाइजो जुड़ा हुआ है। अर्थात सेक्शन 23(2) के संदर्भ में ही एवरी टीचर का अर्थ निकाला जाना चाहिए। यदि सेक्शन 23(2) के संदर्भ में एवरी टीचर का अर्थ निकाला जाता है तो यह केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू होता है जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) के अंतर्गत 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। यदि आरटीई एक्ट की मंशा यह होती कि टेट को न्यूनतम योग्यता के रूप में सभी शिक्षकों पर लागू कर दिया जाए तो इस प्रोवाइजो को एक सब सेक्शन के रूप में इस एक्ट में जोड़ा जाता, नहीं कि प्रोवाइजो के रूप में। यदि आप आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) के साथ इस प्रोवाइजो को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने इसे सेपरेट पढ़ने की भूल की है और इसी कारण से जाने अनजाने में इसकी गलत व्याख्या हो गई है और टेट को न्यूनतम योग्यता के रूप में देश के सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू कर दिया गया है। यह इस निर्णय की सबसे बड़ी कमी है। बावजूद इसके यदि हमारे न्यायाधीश महोदय को यदि कोई अस्पष्टता या कंफ्यूजन था तो इसका स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके लिया जा सकता था या सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा इसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता था। उसके बाद यदि यह निर्णय पास होता तो शायद निर्णय कुछ अलग होता। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। 1 सितंबर 2025 के निर्णय में न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, अर्थात प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। हालांकि रिव्यू पिटीशन में ओपन कोर्ट में सुनवाई का व्यवस्था करके इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास महज एक खानापूर्ति था। 60 से अधिक रिव्यू पिटीशंस लगाए गए थे और 60 रिव्यू पिटीशंस को 40 या 45 मिनट के सुनवाई के दौरान सभी को निपटा दिया गया। केवल कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अलावा बाकी अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रिव्यू पिटीशन में भी रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन रिव्यू पिटीशंस में उठाए गए मुद्दों को रिव्यू पिटीशन के निर्णय में कंसीडर किया गया। यदि उन अधिवक्ताओं के बहस को नहीं सुना गया तो उनके रिव्यू पिटीशन में लिखे गए मुद्दों पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए था, लेकिन रिव्यू पिटीशन पर खुला बहस एक औपचारिकता मात्र था। इसके अलावा 1 सितंबर 2025 के निर्णय में एनसीटीई द्वारा फाइल किए गए हलफनामे में जो बात कही गई थी उसे कंसीडर नहीं किया गया। सब लेजिस्लेशन के नाम पर उनके तथ्यों को दरकिनार कर दिया गया। यदि मेन लेजिस्लेशन और सब लेजिस्लेशन में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी था, कंफ्यूजन था, तो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से इस पर स्पष्टीकरण अवश्य लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। आखिर कोई भी सब लेजिस्लेशन मेन लेजिस्लेशन से अलग कैसे हो सकता है? किसी भी विभाग को इतना शक्ति नहीं है कि वो कानून से हटकर कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे। जो भी नोटिफिकेशन जिस किसी सरकारी विभाग द्वारा इशू किया जाता है वो उस मेन लेजिस्लेशन के अंतर्गत ही जारी किया जाता है। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका स्पष्टीकरण केंद्र सरकार से लेना आवश्यक था कि आखिर संसद द्वारा बनाए गए कानून और विभाग द्वारा इशू किए गए नोटिफिकेशन में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों है। इन्हीं सब कारणों से ऐसा लगता है कि क्यूरेटिव पिटीशन में यदि 3 बड़े न्यायाधीश इसकी सुनवाई
निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से करते हैं तो शिक्षक बंधुओं को राहत मिलने की बड़ी संभावना हो सकती है। हालांकि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। इस संबंध में 100% कुछ भी कहना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता है। परिस्थितियों का आकलन करते हुए तो संभावना यही बनती है कि इसमें शिक्षक बंधुओं को राहत मिलने की बड़ी संभावना है। लेकिन यदि मैच पहले से फिक्स हुआ तो कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। लेकिन यदि कानूनी आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को एक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। क्यूरेटिव पिटीशन में ड्राफ्टिंग का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में इसका चैम्बर हियरिंग ही होता है सर्कुलेशन के माध्यम से। इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन में ड्राफ्टिंग जबरदस्त होना चाहिए, उन बिंदुओं पर फोकस्ड होना चाहिए जो रिव्यू पिटीशन के निर्णय में स्पष्ट रूप से गलती की गई है। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके ड्राफ्टिंग में किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।